क्या कोई भयंकर अपराध करने के बाद कोर्ट से एकदम बाइज्जत बरी हो सकता है? मतलब सिर्फ ये कहकर कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं तो पूरी तरह नशे में था। हाँ, सुनने में तो ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल लगता है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि कोई भी वायलेंट क्राइम करे और अगले दिन कोर्ट में जाके कह दे कि माई माइंड वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, आई वॉज इंटायरली इंटॉक्सिकेटेड। राइट। पर हमें यहाँ थोड़ा रुक कर सोचना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्राइम सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है। हाँ, क्रिमिनल लॉ का सबसे बेसिक रूल ही यही है। एग्जैक्टली। बिना गिल्टी माइंड के, जिसे हम लॉ की भाषा में मेंस रिया कहते हैं, कोई भी अपराध अपराध नहीं होता। मतलब कानून सिर्फ उस हाथ को सजा नहीं देता जो वार करता है, बल्कि उस दिमाग को सजा देता है जिसने वो वार करने का ऑर्डर दिया। सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून उस दिमाग को मेजर कैसे करता है जो शराब या किसी और नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और आज के इस डीप डाइव में हम एग्जैक्टली इसी फ्रिक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस और इंडियन पिनल कोड 1860। हाँ, हम इन कानूनों के उन सेक्शंस को डिकोड करेंगे जो इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल ग्रे एरिया से डील करते हैं। राइट। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉ इंसान के दिमाग को देखता कैसे है। एक एनालॉजी लेते हैं। हाँ, बताइए। सोचिए कि एक कंप्यूटर है। अगर उस कंप्यूटर में कोई वायरस अपने आप फाइल्स डिलीट कर दे, तो इसमें कंप्यूटर की या ओनर की कोई गलती नहीं है। देयर इज नो इंटेंट। बिल्कुल, वो एक एक्सीडेंट या बाहर का अटैक है। राइट। लेकिन अगर एक यूजर जानबूझकर अपनी फाइल्स डिलीट करे, तो दोनों केसेस में फाइल्स तो डिलीट हुई हैं, पर इरादे का फर्क है। एग्जैक्टली। और कानून भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। कभी कभी ह्यूमन माइंड पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। और शायद इसीलिए बीएनएस के चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शंस दिए गए, है ना? हाँ, सेक्शन 14 से 44 तक। ये एक्सेप्शंस कोई लूपहोल्स नहीं है, ये बस लॉ की अंडरस्टैंडिंग है कि एक टूटे हुए सिस्टम से आप इंटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा हो या फिर कोई जेन्युइन एक्सीडेंट। लेकिन जब बात नशे की आती है तो पूरी डायनामिक शिफ्ट हो जाती है। तो चलिए पहले बात करते हैं हाईजैक्ड माइंड की, यानी इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। राइट। बीएनएस का सेक्शन 23, जो पुराने आईपीसी का सेक्शन 85 हुआ करता था, ये उस सिचुएशन को एड्रेस करता है जहां एक इंसान का दिमाग उसकी मर्जी के बिना टेक ओवर कर लिया जाता है। मतलब जब नशा धोखे से करवाया जाए। हाँ, कानून साफ कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना, यानी विदाउट हिज नॉलेज या उसकी मर्जी के खिलाफ नशा दिया गया है, तो उसे क्रिमिनल लायबिलिटी से छूट मिल सकती है। पर इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी तो होंगी। बिल्कुल है। उसे उस वक्त इतना इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए कि वो अपने काम के नेचर को समझ ही ना पाए, उसे पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मतलब ये वैसा ही है जैसे किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक्स चुपके से काट दिए हों। मैं तो सही चला रही थी, पर क्रैश हो गया। एग्जैक्टली। इस क्रैश के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ही चोरी हो गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो क्या? कोर्ट रूम्स तो फिलॉसफी पे नहीं चलते ना, वो तो एविडेंस पे चलते हैं। अगर कल को कोई भी कोर्ट में खड़ा होके कह दे कि योर ऑनर मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, किसी ने पार्टी में मेरी ड्रिंक स्पाइक कर दी थी, तो क्या जज आसानी से मान लेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट हर दावे को ऐसे ही नहीं मान लेता। और यहीं पर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 पिक्चर में आता है। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ वाला सेक्शन। हाँ, इसके तहत बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अक्यूज्ड यानी आरोपी पर होता है। प्रोसिक्यूशन को यह साबित नहीं करना कि आप होश में थे। ओहो, मतलब कोर्ट तो यही मानकर चलेगा कि आप पूरी तरह सेन और सोबर हैं? बिल्कुल। ये अक्यूज्ड का काम है कि वो इस प्रिजम्पशन को तोड़े। और क्रिमिनल केसेस में जहां प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है, वहीं डिफेंस को प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर अपना केस प्रूव करना होता है। राइट, प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये टर्म लीगल ड्रामाज में बहुत यूज होता है, पर इसका मतलब काफी सिंपल है। हाँ, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब अक्यूज्ड को जज के दिमाग में सिर्फ 51% ये यकीन दिलाना है कि उसकी ड्रिंक स्पाइक हुई थी। कोई 100% मैथमेटिकल सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, पर वो 51% तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। वो कैसे? देखिए, अक्यूज्ड को मेडिकल टेस्ट्स, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स या सीसीटीवी फुटेज प्रेजेंट करने पड़ेंगे,
विटनेस टेस्टिमनीज लानी पड़ेंगे जो बताएं कि उसका बिहेवियर अचानक से बहुत बिजार हो गया था। राइट, सिर्फ ये कहना कि मुझे याद नहीं, ये कोर्ट में कभी नहीं टिकेगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ एक लॉजिकल डिलेमा आता है। कैसा डिलेमा? अगर किसी और का दिया हुआ नशा आपको जेल जाने से बचा सकता है, तो लोग अपनी मर्जी से शराब पीकर इस कानून का फायदा क्यों नहीं उठाते? ओह, व्हाट अ पॉइंट। Why not just drink voluntarily to get a free pass? यही आता है कानून का सबसे फैसिनेटिंग काउंटर मेजर। अगर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन गाड़ी के ब्रेक्स कटने जैसा है, तो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधकर हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा है। वाओ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। मतलब आपने खुद अपनी एबिलिटी को रिमूव किया है, तो क्रैश पूरी तरह से आपकी गलती है। बिल्कुल। और ये गवर्न्ड होता है बीएनएस सेक्शन 24 से, जो पुराना आईपीसी सेक्शन 86 था। ये इंडियन क्रिमिनल लॉ के सबसे स्ट्रिक्ट सेक्शंस में से एक है। मतलब अगर नशा अपनी मर्जी से किया है, तो कानून आपको सोबर ही मानेगा? हाँ, लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि उस हेवीली ड्रंक इंसान के पास वो ही नॉलेज थी जो एक सोबर इंसान के पास होती। इस पर तो एक बहुत फेमस लैटिन कहावत भी है ना, क्वी पेकाट एब्रियास लुआट सोब्रियास। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि जो नशे में पाप करता है, उसे होश में आने पर सजा मिलनी चाहिए। राइट, क्योंकि अगर कानून ने इसकी इजाजत दे दी, तो हर मर्डर करने वाला पहले एक बोतल शराब पिएगा और फिर क्राइम करेगा। बिल्कुल सही कहा। पर यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हमने कहा कि कानून उस व्यक्ति को नॉलेज के मामले में सोबर मानता है, लेकिन इंटेंशन का क्या? हाँ, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि क्राइम के लिए इंटेंट जरूरी है। राइट। क्या एक ऐसा इंसान जो अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वो किसी का मर्डर करने का एकदम क्लियर इंटेंट फॉर्म कर सकता है? ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है। बीएनएस सेक्शन 24 इस पर क्या कहता है? सेक्शन 24 यहाँ एक बहुत ही फाइन बाउंड्री ड्रॉ करता है। कानून आपके अंदर नॉलेज तो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लेगा, लेकिन इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं किया जाता। अच्छा, तो इंटेंशन को साबित करना पड़ता है। हाँ, इंटेंशन को केस के स्पेसिफिक फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से प्रूव करना पड़ता है। आई सी। इस साइकोलॉजिकल स्प्लिट को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है ना, 1956 का एक क्लासिक केस, वास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू की बात कर रही हैं? हाँ, एग्जैक्टली। वो केस तो एक मास्टर क्लास है कि जजेस कैसे ह्यूमन माइंड को रिवर्स इंजीनियर करते हैं। बिल्कुल। सोचिए, 1950 के दशक की एक शादी का माहौल है। बासदेव, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, उस फंक्शन में गए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, राइट? हाँ, हेविली इंटॉक्सिकेटेड थे। तो डिनर के वक्त उन्होंने एक 13 साल के लड़के को देखा जो एक कुर्सी पर बैठा था। बासदेव उस लड़के के पास गए और उससे कुर्सी खाली करने को कहा। जब उस बच्चे ने मना कर दिया तो बासदेव को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से एक लोडेड पिस्टल निकाली और उस लड़के को गोली मार दी। द बॉय डाइड राइट देयर। हाँ, बहुत ही ट्रैजिक थिंग। अब कोर्ट में बासदेव का डिफेंस एग्जैक्टली वही था जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि मैं नशे में धुत था और मेरा इंटेंशन मर्डर का नहीं था। बिल्कुल। उसने कहा कि मैं इतना नशे में था कि आई वॉज टू ड्रंक टू फॉर्म एन इंटेंट। उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उसे मर्डर की बजाय कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा दी जाए, जिसकी पेनल्टी काफी कम होती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को कैसे डाइसेक्ट किया, वो बहुत ब्रिलियंट था। राइट। कोर्ट ने कहा कि शराब पीने से इंसान के इनहिबिशंस खत्म होती हैं, वो अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके कॉन्शियस चॉइस लेने की क्षमता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। एग्जैक्टली। जजेस ने गोली चलने से ठीक पहले और बाद के बासदेव के फिजिकल एक्शंस को एनालाइज किया। हाँ, मतलब कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बासदेव ठीक से चल फिर रहा था, उसने बच्चे से बात की, डिमांड रखी। राइट। और जब बच्चा नहीं माना तो उसने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड फिजिकल एक्शंस लिए। पॉकेट से गन निकाली, सेफ्टी हटाई, एम किया और ट्रिगर पुल किया। वाओ, मतलब उसका माइंड उस वक्त भी उसकी बॉडी को गोल ओरिएंटेड कमांड्स दे रहा था। बिल्कुल। भले ही वो नशे में था, उसका ब्रेन एक कैलकुलेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डायरेक्ट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि बासदेव का ये एक्शन उसके इंटेंशन को क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। तो सिर्फ इसलिए कि वो इंटॉक्सिकेटेड था उसे कोई छूट नहीं मिली? यही, उसे मर्डर के लिए ही दोषी ठहराया गया। और इस जजमेंट ने तो एक ब्लूप्रिंट ही सेट कर दिया। मुझे याद है नन्हे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी तो यही अप्लाई हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। शराब सिर्फ इंटेंट को अनमास्क करती है, उसे इरेज नहीं करती। राइट। अब ये एक्सप्लोरेशन हमें एक और एक्सट्रीम स्टेट ऑफ माइंड की तरफ ले जाता है, इंसैनिटी यानी पागलपन। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है।
क्योंकि अगर आप एक बहुत ज्यादा नशे में धुत इंसान को देखें तो उसमें और एक मेंटली इल इंसान में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। दोनों ही सिचुएशंस में इंसान का रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है। तो फिर कानून एक इंसान पर्सन को पूरी तरह से माफ क्यों कर देता है, जबकि एक ड्रंक पर्सन को सबसे हार्श पेनल्टी देता है? इसके लिए हमें BNS सेक्शन 22, जो पुराना IPC 84 था, उसे देखना होगा। ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को कवर करता है। और ये मैकनॉटन रूल्स पर बेस्ड है ना? बिल्कुल, 1843 के इंग्लिश लॉ पर। मैकनॉटन नाम के एक शख्स को पैरानॉइड डेल्यूजन्स थे। उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की, पर गलती से उनके सेक्रेटरी को मार दिया। ओहो! हाँ, तो उस ट्रायल ने पहली बार एस्टैब्लिश किया कि अगर दिमाग किसी नेचुरल बीमारी की वजह से समझ ही नहीं पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत, तो उसे क्रिमिनल नहीं, एक पेशेंट मानना चाहिए। राइट। और इंडियन कोर्ट्स में इससे डाया भाई छगन भाई ठक्कर केस ने 1964 में और क्लियर किया। एग्जैक्टली। इस केस ने मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। हर डिप्रेशन या एंजाइटी लीगल इंसैनिटी नहीं होती। मतलब लीगल इंसैनिटी सिर्फ तब होती है जब कोई नेचुरल क्लिनिकल बीमारी इंसान की समझने की क्षमता को लिटरली जीरो कर दे। हाँ, और यही इंसैनिटी और वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन अलग होते हैं। इंसैनिटी एक नेचुरल डिसेबिलिटी है जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं है, जबकि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एक सेल्फ इंड्यूस्ड डिसेबिलिटी है। बिल्कुल। आपने खुद उस पहले ग्लास या बोतल को चुना। कानून कभी भी आपकी खुद की बनाई हुई इनकैपेसिटी को अपराध से बचने की ढाल नहीं बनने देगा। तो इस पूरी चर्चा का सारांश यही निकलता है कि कानून बहुत ही बैलेंस्ड है। वो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को इंसैनिटी के बराबर मानकर माफ कर देता है। हाँ, क्योंकि वहां आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के मामले में इंसान को एक होशमंद व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है ताकि लोग नशे को हथियार ना बना सकें। एकदम सही। इंडियन क्रिमिनल लॉ सिर्फ एक्शन को नहीं देखता, वो उस एक्शन के पीछे के दिमाग का पूरा पोस्टमार्टम करता है। राइट। पर एपिसोड मेरा मतलब है इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट पर बात करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, हमने देखा कि कानून चॉइस और कंपल्शन के बीच की लाइन को बहुत क्लियर मानता है। वॉलंटरी मतलब चॉइस, इंसैनिटी मतलब कंपल्शन। राइट। लेकिन आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बाउंड्री को ब्लर कर रही है। साइंस मानती है कि सिवियर एडिक्शन, चाहे शराब का हो या ड्रग्स का, वो एक्चुअली एक दिमागी बीमारी है। हाँ, ये तो न्यूरोलॉजिकली प्रूवन है। एग्जैक्टली। वो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को ऐसे बदल देता है कि इंसान की फ्री विल या खुद की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब ब्रेन बायोलॉजिकली उस सब्सटेंस को मना करने के काबिल ही नहीं रहता। बिल्कुल। तो अगर ये सच है तो एक क्रॉनिक अल्कोहलिक के लिए उसकी सुबह की पहली ड्रिंक वॉलंटरी कहाँ हुई? वो तो उसके ब्रेन की इनवॉलंटरी डिमांड है। वाओ, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो क्या फ्यूचर में क्रॉनिक अल्कोहलिक्स के वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को भी मेडिकल इंसैनिटी के बराबर माना जाना चाहिए? क्या कानून को साइंस के साथ खुद को बदलना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। शायद आने वाले वक्त में हमें इस 1843 के कानून को मॉडर्न न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से रीराइट करना पड़े। राइट। तो जब हम अगली बार सोचें कि कानून बाइनरी होता है तो याद रखिएगा कि ह्यूमन माइंड सबसे बड़ा मेज है और चॉइस और बीमारी के बीच की ये डेफिनेशंस हमेशा इवॉल्व होती रहती हैं। इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो आप सब भी सोचते रहिए उन लाइंस के बारे में जो हम चॉइस और कॉन्सिक्वेंस के बीच ड्रॉ करते हैं। टेक केयर।